नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। आज मिलेनियम राइटर जॉर्ज ऑरवेल का जन्मदिन है। 119वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस वक्त हम हैं उस स्थल पे जहां जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुए थे। ये मोतिहारी गांधी चौक के पास सत्याग्रह पार्क के नज़दीक का ये वही स्थान है जहां पे जॉर्ज ऑरवेल के जन्म लेने की बात कही जाती है। तो जॉर्ज ऑरवेल पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बनाए अपनी लेखनी के जरिए। इस वजह से पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है और मिलेनियम राइटर का भी खिताब उनको मिला। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल को मोतिहारी में लोग कितनी अहमियत देते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वक्त जब हम यहाँ आए तो हम कहेंगे कि अपने मेरे जो साथी हैं उनसे कि वो जगह दिखाएं जहाँ पे कभी ऑरवेल की मूर्ति लगी थी और पिछले दिनों कुछ असामाजिक तत्वों ने उस मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिसके वजह से ये प्रशासनिक स्तर पर जो है बहुत इसके लेकर के जो है चीज़ें सामने आई। ज़िला पदाधिकारी भी यहाँ आए और मूर्ति को पुनः स्थापित करने की बात हुई। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तकरीबन 1 साल हो गए और मूर्ति अब तक स्थापित नहीं हुई। आज जन्मदिन के दिन जो है रोटरी क्लब मोतिहारी जो संस्था है उसके तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है जो अभी चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके आज के दिन का ये जो एरिया है, जो जन्म स्थल का जो कैंपस है, उसे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गंदगी का अंबार है। पान की पिक और गुटखे वगैरह नीचे ज़मीन पे पड़े नज़र आ रहे हैं और जो अंदर का चीज़ जो है वो भी आप देख लें कि इस जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली पर जो है ये पानी जमा हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है जो समझने की है कि मोतिहारी में कितनी अहमियत उनको मिल रही है। हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट आदर्श और विश्वजीत मुखर्जी हैं। इनसे हम जानते हैं, इन लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल पे बहुत कुछ पढ़ा है और विश्वजीत मुखर्जी जी ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। विश्वजीत जी, सब शुरुआत आप ही से करते हैं। आज ऑरवेल साहब का जन्मदिन है और आज रोटरी क्लब की तरफ से एक प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा गया है। 119वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन अपने जन्म स्थान पर ऑरवेल आज की तारीख में कितना महत्व रखते हैं? अपने जन्म स्थान पर कितना महत्व रखते हैं ये बात तो मैं बाद में कहना चाहूँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 19 साल पहले, ठीक आज से 19 साल पहले 25 जून 2003 को जब जॉर्ज ऑरवेल का 100 साल हुआ था, तब जो है कई विदेशी पत्रकार जो है इस जगह पर पहुंचे हुए थे। तब यहाँ के शहरवासियों में एक हो हल्ला हो गया कि आखिर ये विदेशी पत्रकार लोग आए क्यों, क्या है। तो तब लोगों ने जो है जाना कि हाँ, यहाँ पे किसी अंग्रेज़ का जन्म हुआ था। जो फिर बाद में जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो ये अब पूरी तरीके से शहर में इस्टेब्लिश है। बहुत लोग जानते भी हैं कि ब्रिटिश ऑथर थे, लेकिन अभी भी एक अंग्रेज़ के रूप में उन्हें ज़्यादा लोग समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बीते 19 वर्षों में जो है स्थानीय रोटरी मोतिहारी लेक टाउन ने जो है इसको प्रोजेक्ट के तौर पे लिया और पहले 19 साल पहले ये भवन किस रूप में हुआ करता था और आज किस रूप में है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि जॉर्ज ऑरवेल को बतौर साहित्यकार इस समाज में शायद स्वीकृति नहीं मिली है। इस समाज में पहचान है जॉर्ज ऑरवेल की बतौर अंग्रेज। अगर बतौर साहित्यकार स्वीकृति मिलती, अगर बतौर साहित्यकार उनकी पहचान होती, तो लोग ये भी समझते कि साहित्यकार किसी देश, समाज या धर्म का नहीं होता है। साहित्यकार जो है पूरे विश्व भर का होता है, सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है और साहित्यकार की पहचान उनकी लेखनी से होती है।
और जॉर्ज ऑरवेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी ऑरवेल को पढ़े हैं, तो ऑरवेल जो है वो अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने लिखा था। बीइंग अ ब्रिटिश एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं कि जॉर्ज ऑरवेल को बतौर साहित्यकार इस समाज ने महत्व नहीं दिया। आदर्श जी, आप क्या मानते हैं? जॉर्ज ऑरवेल को आपने भी बहुत पढ़ा है, इनको बतौर साहित्यकार यहाँ के समाज में मान्यता क्यों नहीं मिली? देखिए, इनका भी असली नाम एरिक ब्लेयर था, बाद में ये जॉर्ज ऑरवेल इनका पेन नाम रहा। एक तो क्योंकि अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, और हमने यूँ भी देखा है कि पिछले कई सालों से साहित्य को लेकर एक उदासीनता है। न सिर्फ ये तो एक अंग्रेजी साहित्य के एक महान राइटर हैं, और दुनिया भर में विश्वजीत ने जैसा कहा कि यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हो सकता है उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन ऐसे इवेंट्स के ज़रिए वो आ रही है। आप लोग अब कवर कर रहे हैं तो और लोग देखेंगे, गूगल करेंगे, जानना चाहेंगे। लेकिन जो ओवरऑल साहित्य है उस पर ही मुझको लगता है कि लोग आजकल साहित्य पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए साहित्यकारों को उतना जानते नहीं है। हिंदी की भी साहित्य की वही स्थिति है। हम भोजपुरी भाषी हैं, किसी से 4 भोजपुरी के साहित्यकारों का नाम पूछ लीजिए, लोग नहीं बता पाएंगे। तो भाषाई स्तर पे हम लोग वैसे भी कमज़ोर हुए हैं। सांस्कृतिक स्तर पे जॉर्ज ऑरवेल की एक जन्मस्थली है, ये एक धरोहर है। बिहार धरोहरों से अटा पड़ा है, हमारा मोतिहारी चंपारण भी, लेकिन हम इज्जत नहीं करते हैं। अभी आपने जैसा दिखाया कि क्या स्थिति है यहाँ पे, और तमाम असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। ये तो चंद लोग हैं जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि क्योंकि उनका एक ग्लोबल उनकी एक अपील है, अगर इस जगह को थोड़ा अच्छे से डेवलप किया जाए, और ये इवेंट कम से कम उनके साल में जो जन्म दिवस है और जो पुण्यतिथि है, ये 2 इवेंट एक ऐसे अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें न सिर्फ जॉर्ज ऑरवेल को लोग जानेंगे, बल्कि मोतिहारी का भी एक विकास होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक लेखक जो है वो यहाँ पैदा हुआ है, तो बहुत विदेशों से भी लोग देखने आएंगे। तो एक तरीके से टूरिज़्म का भी, और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान, आज हम बापू धाम मोतिहारी कहते हैं, गांधी जी से जोड़ कर देखते हैं। जॉर्ज ऑरवेल भी एक विभूति थे जो यहाँ पैदा हुए और साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, जैसा विश्वजीत बता भी रहे थे। मुझको लगता है कि ऐसी जागरूकता बढ़ेगी तो धीरे धीरे एक इमेज, एक ब्रांड बनेंगे जॉर्ज ऑरवेल भी, और ये मोतिहारी की ये जगह इससे बेहतर स्थिति में देखने को मिलेगी। इससे बेहतर स्थिति में मिलेगी, लेकिन एक सवाल वही है कि यहाँ पे समाज का एक धड़ा है जो ऑरवेल के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी चीज़ें कहता है कि हम एक अंग्रेज़ का गुणगान क्यों करें। उसको जो है बहुत सारी तरह की बातें वो करते रहते हैं। तो क्या वो चीज़ है जो एक बेहतर डायलॉग के ज़रिए चीज़ें सामने आएँ, और एक क्या आपको लगता है कि एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे डिस्कशन हो और उसके बाद चीज़ें जो हैं स्पष्ट हों कि क्या वाकई जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? अब अभी जो बिल्कुल आपने मार्के की बात कही है। अब आप देखिए कि जॉर्ज ऑरवेल चलिए विदेशी हैं, महात्मा गांधी के बारे में पिछले कुछ सालों में आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पे गलत सूचनाएं इतनी बार फॉरवर्ड हुई हैं कि बहुत सारे लोग उसको सच मानने लगे हैं कि गांधी जी बहुत सारी गलत चीज़ों के लिए जिम्मेदार थे देश में, है ना। क्योंकि उसका डिस्कशन नहीं होता है, विद्वान लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं, और जो लोग अफवाहों को व्हाट्सएप और तमाम मैसेजेस के ज़रिए सच मान लेते हैं, वो भी इतनी जहमत नहीं उठाते हैं कि रिसर्च करें, उन पर किताबें पढ़ें। जॉर्ज ऑरवेल एक बतौर लेखक, किताबें उनकी मौजूद हैं। जो भी आदमी उनकी किताबें पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये आदमी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ है। जो भी आदमी उनकी किताब पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये आदमी साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो ऐसे में कि वो अंग्रेज थे और इसलिए उनका विरोध करना, मुझको लगता है कि ये एक होते हैं अनपढ़, एक होते हैं कुपढ़। कुपढ़ वो होते हैं जो पढ़ाई लिखाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अधकचरा ज्ञान, जो कहते भी हैं कि अधजल गगरी चलकर जाए। तो जो लोग पढ़ेंगे वो ऐसा विवाद नहीं करेंगे, मुझको इस बात पे, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग जो है, एक राइटर को आप उसकी राइटिंग के ज़रिए जानते हैं। उनकी राइटिंग जो है वो प्रो इंडिया भी है, वो एक तरीके से मजदूर सताए हुए लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं, जो एक और सोशलिस्ट राइटर माने जाते हैं। और सोशलिस्टों को या कम्युनिस्टों को जो ब्रिटिश है, अंग्रेज जो हैं, वो दुश्मन की निगाह से देखते हैं, या चाहे यूएस भी। तो इस लिहाज से मुझको लगता है कि जो लोग पढ़ेंगे ना,
और उसका हिंदी अनुवाद भी मौजूद है। मैंने एनिमल फार्म का हिंदी अनुवाद पढ़ा है ना। तो इसमें अब हिंदी अनुवाद और बहुत सस्ते दाम में अमेज़ॉन और तमाम माध्यमों पे मौजूद है। आप हिंदी अनुवाद मंगाइए, पढ़िए, अच्छा अनुवाद है, उसके बाद अपनी समझ बनाइए। सुनी सुनाई बातों पर अपनी राय नहीं बनाइए, क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था कि कैसे महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ तोड़ी गई थी, दो जगहों पे हुआ था। तो हम देखते हैं कि अफवाह का तंत्र, और इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। 1984 में एक प्रोपेगेंडा कैसे होता है, अफवाह का तंत्र कैसे खड़ा किया जाता है, झूठ को सच बना के कैसे पेश किया जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया की 1984 की बात जो है लोग कई बार अभी के दौर से करते हैं, तो क्या इस राइटर का एक बड़ा विजन था, दूरदृष्टि थी? बहुत, मैं कह रहा हूँ कि 1984 जब उन्होंने लिखा था तब सोशल मीडिया और ये सब चीज़ तो बहुत दूर की कल्पना भी नहीं थी। 1949 में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो उनकी मृत्यु हुई है। और अब आज देखिए कि अब प्राइवेसी का जो है इतना बड़ा इशू है, हमारी निजता का अधिकार जो है उस पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। फेसबुक वगैरह के फाउंडर्स को बुलाकर कोर्ट में, संसद में, अमेरिकी संसद में पूछा गया। हम तमाम लोग इस बात से आशंकित हैं कि क्या हम जो निजी तौर पर अपने कमरे में कर रहे हैं उसे दुनिया देख तो नहीं रही है, वो लीक तो नहीं हो रहा है, पेगासस और तमाम ऐसे माध्यम हैं। तो वो जो बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, कि कोई आदमी आपको देख रहा है हमेशा, वो जो एक डर है, फियर ऑफ अननोन, वो उन्होंने उस समय इमेजिन कर लिया था जब ना इस तरीके से कैमरेज थे, ना इस तरीके से सोशल मीडिया था। तो मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडा वाली भी बातें उन्होंने जो कही है कि किस तरीके से अगर आदमी अधिनायकवादी हो जाता है या फिर तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो एक बहुत अच्छी लाइन मुझको याद है कि वो कहते हैं कि हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट, कि अभी जिसका नियंत्रण है ना, अभी जो सत्ता में है, वो इतिहास भी बदल सकता है। कैसे? तो ये प्रोपेगेंडा थियरी की बात है कि वो पास्ट को अपने तरीके से डिफाइन कर देगा, अपनी किताबें ले आएगा, अपने तरीके से बताएगा कि नहीं भाई अतीत में ये नहीं, ये हुआ था। तो ये जो है, ऐसी चीज़ें भी हम दुनिया भर में देखते हैं। आज पाकिस्तान में जो किताबें बचपन से पढ़ाई जाती है, तो वो ऐसी ही किताबें पढ़ाई जाती है कि एक बच्चा जो है वो भारतीय आदमी से नफरत करने लगेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति के बाद से भारतीय लोगों की भी जो सोचने समझने की एक अपनी बहुत महान ज्ञान परंपरा थी, वो कुंद हो गई। तो ये एजुकेशन सिस्टम का भी एक बड़ा दोष है कि हम साहित्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम राइटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम अफवाहों का काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पिछले साल इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। प्रशासन हालांकि बहुत एक्टिव नज़र आई उस समय और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी तक ये मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक उदासीनता भी कहीं ना कहीं है? पूरी तरह मुझको लगता है कि बिना लाग लपेट के ये बात स्वीकार करना ही चाहिए, कहना ही चाहिए कि मोतिहारी जिस तरीके से एक ऐतिहासिक शहर है, जितनी धरोहर है यहाँ पर, या प्राकृतिक धरोहर भी, मोती झील इतना एक शहर को बीचों बीच बांटने वाला एक झील है, इतना खूबसूरत झील है। किसी और शहर में होता तो टूरिज्म का जो है सबसे बड़ा स्पॉट होता। आप देखिए नैनीताल झीलों के कारण ही तो इतना पैसा कमा रहा है, या उदयपुर है, तमाम शहर हैं। तो प्रशासन या आम लोग, दोनों लोगों की जिम्मेदारी मैं मानूंगा कि आम लोग भी, कुछ ये जो संस्था है और हम कुछ लोग हैं, इन लोगों के अलावा जो आसपास के लोग हैं, मैं अभी आ रहा था तो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान कहाँ है, इस गली के बाहर पूछ रहा था मैं, और लोगों को आइडिया ही नहीं कि जॉर्ज ऑरवेल कौन, तो यहीं रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। इस जगह को लेकर जो है लोग आना शुरू करेंगे, बैठना शुरू करेंगे, कार्यक्रम होगा, साफ सफाई होगी, तब लोगों को भी मालूम चलेगा। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में आएंगे, समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन अभी जो ऐसी स्थिति है, मुझको लगता है कि सामाजिक तत्वों का भी एक जमावड़ा बना रहता है। आप इतनी गंदगी देख रहे हैं, गुटखे की पीक देख रहे हैं, मतलब ये देखकर बहुत दुख होता है। ये बताता है कि हम लोग अपने धरोहरों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, और इससे ज़्यादा मतलब दुख ही बात करने वाली यही बात है कि हम अपनी धरोहरों की इज्जत नहीं करते हैं। मिलेनियम राइटर का खिताब अगर किसी राइटर को मिलता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और आज चूँकि जॉर्ज ऑरवेल का जन्मदिन है, 119वां मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने यहाँ के हालात से आपको वाकिफ़ कराएं और उनके संदर्भ में जो चीज़ें समाज के अंदर चल रही हैं या दुनिया के अंदर के नज़र में है, वो तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करा रहे थे।
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।